जब विलय विलयन में वियोजित या संयोजित हो जाए तो अणुसंख्यक गुणधर्म के मान परिवर्तित हो जाते हैं। किस प्रकार से? आपने पढ़ा कि अणुसंख्यक गुणधर्म 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ा आपने कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में यूनियन। तीसरा है हिमांक में अवनमन। चौथा है परासरण दाब। तो ये 4 अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। सबसे पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसका अपन ने सूत्र देखा था कि पीबी नोट माइनस पीएस अपॉन पीबी नोट इजिकल टू होता है XA की जगह आप विलय के मोल अपॉन कुल मोल Na प्लस Nb लिख सकते हो। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अंतर होगा, इसे कहेंगे वाष्प दाब में अवनमन। और पीबी नोट का भाग दे दिया तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है, वो XA के बराबर होता है। या फिर XA को आप इस प्रकार से लिख दो कि पीबी नोट माइनस पीएस अपॉन पीबी नोट बराबर क्या होता है? XA की जगह क्या लिख सकते हो? Na अपॉन Na प्लस Nb, यानी खुद के मोल पर कुल मोल, ए के मोल भिन्न है। क्वथनांक में यूनियन के बारे में अपने पढ़ा था कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होता है। यदि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो क्वथनांक में यूनियन हो जाता है। और इसे अपने डेल्टा टिब्बी से कहा था कि क्वथनांक में यूनियन है वो मोल केबी इंटू मोलता के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसी प्रकार हिमांक में अनुमान को कहा था आपने डेल्टा TF से, तो डेल्टा TF होता है वो KF इंटू मोलता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर डेल्टा TF क्या है? हिमांक में अवनमन। शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक होता है। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो हिमांक कम हो जाता है, इसे हिमांक में अवनमन कहा जाता है। इसी प्रकार शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होता है। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो हिमांक बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया इसे कहेंगे हिमांक क्वथनांक में यूनियन। तो दोनों ही मोललता के समानुपाती है। मोललता के समानुपाती का निशान टाया तो यहाँ पर एक नियतांक के भी लगा दिया जिसे मोलल यूनियन स्थिरांक, और ये क्या है कि मोलल अवनमन स्थिरांक है। इसी प्रकार से प्रासरण दाब बताया था कि पीवी बराबर क्या होता है? NRT होता है। और P की जगह यहाँ पर आप प्रासरण दाब को पाई से लिख दे, पाई V बराबर NRT R की जगह S काम में ले सकते हो, NST होता है। तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म बताए थे। यदि V को इधर लिया तो N/V क्या हो जाएगा? CRT। तो पाई बराबर CRT, पाई में करंट आ रही है, पाई बराबर CRT होता है। तो ये 4 अणुसंख्यक गुणधर्म बताए गए थे। लेकिन कई बार क्या होता है, विलय विलयन में वियोजित या संयोजित होने पर ये सभी सूत्र काम करना बंद कर देते हैं। कब? जब विलय विलयन में वियोजित हो रहा हो या संयोजित हो रहा हो। तो फिर इनको सही करने के लिए वान टाप गुणांक ने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए इसे I से गुणा कर दो कि I वान टाप गुणांक I से गुणा करने पर ये I है, I के अंदर वियोजन व संयोजन दोनों शामिल हैं। तो I से गुणा करने पर अब ये सूत्र है वो बिल्कुल सही हो गई है कि पीबी नोट माइनस पीएस अपॉन पीबी नोट बराबर IXA। अब विलय विलयन में संयोजित हो या वियोजित हो तो इसको I में शामिल हो जाएगा।
तो अब वो चारों अणुओं के गुणधर्म है वो बिल्कुल सही हो चुके हैं इसे गुणा करने पर। फिर ये आई क्या है, आई को वाट-टाप गुणांक कहा जाता है। और आई की गणना है वो कैसे की जा सकती है, जब विलय विलयन में वियोजित हो रहा हो। जैसे मान लो कि आपने ए को ए कोई विलय है, इसको विलयन में डाला, विलयन में जाकर ये एन अणु में एन पार्ट में डिवाइड हो गया। डाला था आपने एक, बन गए एन, यानी कि विलय विलयन में क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। तो अपने ऐसे कहते हैं जब विलय विलयन में वियोजित हो रहा है, क्या हो रहा है, विलय विलयन में वियोजित हो रहा है, टूट रहा है। टूटने से अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो आई का मान 1 से अधिक आएगा। देखो कैसे, जस्ट मान लो कि अपने 1 मोल डाला, तो ये 1 मोल डालेंगे तो ये क्या होगा, पहले टूटा ही नहीं था, तो ये क्या होगा, शुरुआत में प्रारंभ में ये 1 मोल डाला तो ये तो टूटा ही नहीं। कुछ समय के बाद में देखा कि 1 मोल में से अल्फा मोल टूट गए, सभी नहीं टूटे, 1 मोल में से अल्फा मोल टूट गए। तो कितने बने, 1 टूटता है तो n बनते हैं, तो अल्फा टूटेगा तो कितने बनेंगे, n अल्फा। तो ये क्या हो गए, वियोजन के पश्चात, तो वियोजन के पश्चात। तो अपने ऐसे कहते हैं वियोजन के पश्चात मोल कितने हैं, वियोजन के पश्चात मोल कितने हैं, वियोजन के पश्चात। तो वियोजन के पश्चात या तो ये है और या ये है, तो वियोजन के पश्चात मोल क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। वियोजन के पश्चात यहाँ पर इतने बचे और नहीं इतने बढ़ गए, तो वियोजन के पश्चात 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। और वियोजन से पूर्व मोल, वियोजन से पूर्व मोल, वियोजन से पूर्व क्या था, ये 1 था और ये 0 था, तो वियोजन से पूर्व मोल तो क्या थे, 1 प्लस 0 यानी कि 1 ही था। और आई क्या होती है, आई वाट-टाप गुणांक होता है कि वियोजन के पश्चात मोल अपॉन वियोजन से पूर्व मोल। वियोजन के पश्चात मोल तो कितने बन रही है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और वो वियोजन से पूर्व क्या था, 1 प्लस 0 तो 1 ही था। तो कुल मिलाकर आई का मान कितना आ गया, तो आई का मान आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। आई का मान तो आई का मान तो इतना ही आ गया, यानी कि अपने ऐसे कहते हैं आई बराबर क्या आ गया, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो आई बराबर आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब देखो, ए को इधर ले जाओ या आई को इधर ले जाओ और अल्फा को इधर ले आओ, या आपने ऐसे कहते हैं एक को इधर ले आओ, तो आई माइनस 1 बराबर एक को इधर ले गए, बराबर क्या रह गया, माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब प्लस को पहले लिख दो, माइनस को बाद में लिख दो, तो एन अल्फा माइनस अल्फा आई माइनस 1। अल्फा को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, एन माइनस 1। अल्फा को कॉमन ले लिया तो क्या, एन माइनस 1, और ये हो गया आई माइनस 1। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो अल्फा की गणना है वो यहाँ से की जा सकती है। अल्फा कितना होता है, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा है। अल्फा क्या चीज़ है यहाँ पर, वियोजन की मात्रा है, यानी कितना टूट रहा है। जैसे मान लो कोई 50% टूट रहा है तो अल्फा का मान कितना होगा, 0.5। जैसे मान लो कोई 25% टूट रहा है तो अल्फा का मान क्या होगा, 1/4। तो इस प्रकार अल्फा वियोजन की मात्रा है कि टोटल का कितना प्रतिशत भाग टूट रहा है। तो ये तो है जब विलय विलयन में वियोजित हो रहा हो। इसके विपरीत यदि विलय विलयन में संयोजित हो रहा हो, वियोजित की बजाय संयोजित हो रहा हो, तो
डिसोसिएट की बजाय एसोसिएट हो रहा हो तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा Na और यहाँ पर क्या आएगा A। तो एक था ये प्रारंभ में, तो ये प्रारंभ में 0 था। एक में से अल्फा टूटा तो ये n मिलकर 1 बनाते हैं, तो अल्फा मिलकर क्या बनाएंगे, अल्फा बाई n। देखो ये n मिलकर 1 बनाते हैं, तो 1 मोल था, एक में से अल्फा संयोजित होने में भाग अल्फा संयोजित हो गई, अल्फा संयोजित हो गई, n मिलकर 1 बनता है, तो अल्फा मिलकर कितने बनेंगे, अल्फा बाई n। n मिलकर बनाते हैं 1, अल्फा मिलकर बनाएंगे अल्फा बाई n। तो ये क्या आ गए, संयोजन के पश्चात मोल, ये क्या आ गए, संयोजन के पश्चात ये बात आ गई। तो संयोजन के पश्चात मोल कितने आ गए, संयोजन के पश्चात मोल 1 माइनस अल्फा प्लस, अब की बार अल्फा बाई n आ गए, अल्फा बाई n आ गए, अल्फा बाई n हो गया, अल्फा n अल्फा की जगह अल्फा बाई n हो गया। अब की बार उल्ट गया क्योंकि वियोजन नहीं है, संयोजन है। संयोजन से पूर्व क्या बात थी, संयोजन से पूर्व तो 1 ही था, संयोजन के पश्चात 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, संयोजन से पूर्व 1 था, और आई क्या हो जाएगा, संयोजन के पश्चात मोल अपॉन संयोजन से पूर्व मोल। संयोजन के पश्चात मोल तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, संयोजन से पूर्व मोल कितना है, 1 इधर है 0 इधर है, तो 1 प्लस 0 तो 1 ही, तो इसका 1 का भाग दें तो इतना ही आ जाएगा। यहाँ से आप अल्फा का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ से अल्फा का मान कैसे निकालोगे, आई 1 को इधर ले जाओ तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। अब अल्फा बाई n प्लस का है, प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, अल्फा कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n माइनस 1 को इधर ले जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 बराबर अल्फा। थोड़ा और आगे हल करना चाहते हो तो आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 है, तो n को क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा n बराबर अल्फा, और n कहाँ चला जाएगा, बटे से बटे m है, तो n कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि n आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n बराबर अल्फा। ये कब है, जब विलय संयोजित हो रहा हो। अब अल्फा क्या है, संयोजन की मात्रा है, अल्फा क्या है, संयोजन की मात्रा है। पहले वाले में अल्फा वियोजन की मात्रा थी, अब अल्फा क्या है, संयोजन की मात्रा है। तो अल्फा का मान 1 किसके लिए होता है, अल्फा का मान 1 जो उसके लिए होगा जब विलय न तो वियोजित हो रहा है, न तो वियोजित हो रहा है और न ही संयोजित हो रहा है, न तो वियोजित हो रहा है और न ही संयोजित हो रहा है, और न ही क्या हो रहा है, संयोजित हो रहा है। यानी कि वियोजन संयोजन नहीं है, तो अल्फा का मान क्या है, 1 है। अल्फा का मान 1 से ज्यादा कब होगा, जब विलय वियोजित हो रहा है, वियोजित हो रहा है, या आपने कह दे विलय विलीन में आयनित हो रहा है। ऐसे एग्जाम्पल है जैसे परबल अम्ल है, परबल अम्ल उदाहरण अल्फा का मान, परबल अम्ल के लिए, परबल क्षार के लिए और लवण के लिए ये 100% वियोजित होते हैं। परबल अम्ल जैसे HCl लेओगे आप तो आई का मान क्या होगा, HCl है, HNO3 है, HI है, HBr है, इन सभी के लिए आई का मान क्या होगा, हमेशा ही 2 लेओगे क्योंकि ये हमेशा ही 100% वियोजित होते हैं। परबल क्षार है, और भी परबल अम्ल रह गए जैसे H2SO4 लेओगे तो आई का मान क्या लोगे, 3 लोगे, क्योंकि ये 2 तो यहाँ से एक यहाँ से 3 भागों में वियोजित होता है। परबल क्षार है, क्षार जैसे NaOH है, KOH है, RbOH है, CSOH है,
इन सभी के लिए आई का मान कितना लेओगे? 2 लेओगे। BaOH की ऑल्टवाइस के लिए आई का मान कितना लेओगे? 3 लेओगे। लवण के लिए, लवण हमेशा ही प्रबल होता है, तो NaCl है, KCl है, RbCl है, CaCl है। तो इसमें 2 ही आयन है तो आई का मान 2 आयन है तो आई का मान 2, तो इनके लिए आई का मान है 2 लेओगे। इसके अलावा जैसे आपको कह दिया जाए AlCl3 है तो आई का मान 3 रह के 4, आई का मान कितना लेओगे? 4 लेओगे। CaCO3 है तो आई का मान कितना लेओगे? 2 ही लेओगे। Na2PO4 की होल थ्राइस ले लिया तो आई का मान कितना लेओगे? 5 लेओगे। जितने भी आयनों में टूट रहा है वो उतना ही आई लेओगे। ये तो जितने ही आयन हैं उतने ही आई के मान होंगे, क्योंकि ये सभी प्रबल है। प्रबल अम्ल हमेशा प्रबल, प्रबल क्षार हमेशा प्रबल, लवण हमेशा प्रबल। तो इनका, क्योंकि इनके लिए अल्फा का मान क्या होता है? हमेशा 1 होता है। अल्फा का मान है वो 1 होता है जब भी, सॉरी ये ध्यान देना कि अल्फा का मान है नहीं है, ये आई का मान बताए, ये अल्फा नहीं है, आई का मान बताए। अल्फा यहाँ पर ये अल्फा नहीं है, ये आई है। आई का मान 1 है। आई का मान 1 कब आएगा? जब विलय विलयन में वियोजित या संयोजित हो रहा है। और आई का मान 1 से ज्यादा कब आएगा? जब विलय वियोजित हो रहा है। और प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और लवण, ये सभी के लिए आई का मान 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि इन सभी के लिए अल्फा का मान क्या होता है? 1 होता है। अल्फा वियोजन की मात्रा होती है। तीसरी बात करें, आई का मान 1 से भी क्या हो? कम हो। 1 से कम हो जब क्या हो गया? जब संयोजन होगा तभी बात बनेगी 1 से कम वाली, संयोजन हो। जैसे मान लो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल के 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं हाइड्रोजन बंध से। आप जानते हो सभी, CH3C डबल बंध OOH और CH3COHO। इस प्रकार से इनके बीच में क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बंध, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतता ज़्यादा, इसकी कम और इसकी ज़्यादा, प्लस माइनस के बीच में एक आकर्षण। इसी आकर्षण बल से क्या जुड़ जाते हैं? ये डाइमर बन जाता है, द्विलक बन जाता है, और आई का मान क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। तो आई का मान कब कितना होगा आप आसानी से यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। इसके लिए ये तो जब संयोजन हो, पूरा का पूरा 100% हो, तब तो आप सीधा ही बता सकते हो। यहाँ पर आई का मान आएगा वो, यहाँ पर आई का मान जब संयोजन हो तो आई का मान 1/2 आएगा। यदि 100% टूट गया तो आई का मान 1/2। जब एसिटिक अम्ल पूरा का पूरा संयोजित हो जाए, और जब संयोजन है उसकी प्रतिशत मात्रा में हो, कहते हैं कि कोई टोटल डाला उसमें से 50% टूट गया और 50% नहीं टूटा, या 50% संयोजित हो गया 50% नहीं संयोजित हुआ, तो आपको वो सूत्र काम में लेनी है। जब संयोजन हो तो अल्फा का मान क्या होता है? I-1/n-1। और जब वियोजन होता है तो, सॉरी संयोजन वियोजन होता है तो ये संयोजन होता हो तो Ni-1 क्या हो जाएगा? 1 - n। तो ये वियोजन संयोजन की बातें थी।